सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 53 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत जिस विषय बिंदु पर आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट सेकंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने व्याख्यान 52 के अंतर्गत बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में ही बात की थी, लेकिन वो इस टॉपिक पर हमारा प्रथम व्याख्यान था जहां पर हमने अपने व्याख्यान 52 में अपनी बात को समाप्त किया था या अपनी बात पर हमने विराम दिया था। वहीं से आगे की यात्रा इस आज के व्याख्यान में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं इसी बिंदु पर, जिसका शीर्षक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट सेकंड। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन से हमारा आशय क्या है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन के घटनाक्रम। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन के घटनाक्रम में ये वो दिनांक थी जिस दिन बंगाल विभाजन की योजना को जमीनी धरातल पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत बाद में हमारी बात होगी तीसरे बिंदु के अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की रणनीति और इस पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी। चौथी बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे विभिन्न समितियों का इस समय जो उदय हुआ वो समितियां कौन कौन सी थी और उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी और उनकी प्रभावशीलता इस बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया में जो स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुआ उसमें किस प्रकार से देखने को मिलती है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी स्वदेशी आंदोलन की राजनीतिक प्रवृत्तियां, अर्थात उसमें किस किस प्रकार की पॉलिटिकल जैसे कि जो स्ट्रीम्स है वो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती हैं। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि क्या बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत के जो बिल्कुल निम्न वर्ग में जो शामिल किया जाने वाला मजदूर किसान है उसने स्वदेशी आंदोलन के साथ अब क्या अपनी किसी प्रकार की सहभागिता की, और अगर वो सहभागिता की या नहीं की तो वो किन स्तरों पर थी, इसकी हम व्यापक पड़ताल अपने इस छठे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी स्वदेशी आंदोलन और सांप्रदायिक समस्या पर। आठवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो व्यक्तिक शौर्य पर आधारित जो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई उसका स्वरूप क्या था, उसके परिणाम है वो क्या निकले, ब्रिटिश शासन पर उसने किस प्रकार का प्रेशर है वो निर्मित किया। नवे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पक्ष को अगर हम देखना चाहें तो वो सकारात्मक पक्ष है वो क्या क्या है। 10वें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के नकारात्मक पक्ष, और सबसे अंत में हमारी बात होगी आगे की राह, वे टू फॉरवर्ड, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि स्वदेशी आंदोलन के किस प्रकार के परिणाम निकले और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक स्वराज या पूर्ण स्वराज्य की जो अवधारणा धीरे धीरे विकसित की जा रही थी वो आगे किस दिशा में जाती है, वो किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को एक नया बोर्ड देती है, इसकी बात हम सबसे अंत में करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये व्याख्यान है इन 11 बिंदुओं के इर्द गिर्द है, वो केंद्रित है। हम विस्तार से एक एक बात को बिल्कुल सहजता से और आसानी से समझने का प्रयास आज के इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान का शीर्षक है, एक बार मैं फिर से दोहरान कर दूं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट सेकंड। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था अपने इस व्याख्यान के प्रारंभ में, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन से आशय क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल को जो विभाजित करने की जो योजना है जो लॉर्ड कर्जन ने पेश की और जिसके फलस्वरूप जिसकी प्रतिक्रिया में बंगाल के राष्ट्रवादियों के बीच में एक प्रतिक्रियात्मक रूप में जो आंदोलन पैदा हुआ उसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के अगर हम मूल मर्म को समझना चाहें कि स्वदेशी आंदोलन क्या था भारतीय संदर्भ में, तो बंगाल विभाजन के विरोध और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो बंगाल के राष्ट्रवादी लोगों ने मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी वर्गों में जो प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया की जो अभिव्यक्ति देखने को मिली उसे ही हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन जैसा कि इसके शब्द से हमें विदित होता है, स्वदेशी का मतलब अपने देश का, अपनी आत्मीयता से जुड़ी हुई कोई बात थी जिसको एक औजार बनाया गया, जिसको एक हथियार बनाया गया ब्रिटिश शासन की मुखालफत करने की, कि उन्होंने जो निर्णय लिया है बंगाल को विभाजित करने का, बंगाल के लोगों को एकता को विखंडित करने का जो निर्णय लिया है, उस
निर्णय पर भारतीयों की विशेषकर बंगाल के राष्ट्रवादियों ने जो प्रतिक्रिया दी अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में, उसका स्वदेशी मूल मंत्र बना और इसी के आधार पर इस आंदोलन का नाम है वो स्वदेशी आंदोलन रखा गया। अगर हम स्वदेशी के इस मूल मंत्र की बात करें तो इसमें स्वराज्य का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था। इसमें स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनाने की बात कही गई थी। साथ ही विदेशी शिक्षा की बजाय स्वदेशी शिक्षा को अपनाने पर जोर था। अपनी संस्कृति पर अभिमान करने की बात थी, अपने अभिमान को जागृत करने की बात थी और अपने आत्मबल और अपनी आत्मशक्ति को पहचान करके आत्मविश्वास का संचार करने की बात थी। इन सब बातों के इर्द गिर्द जो एक प्रतिक्रियात्मक आंदोलन बंगाल के विभाजन के प्रतिक्रिया में पैदा हुआ उसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो जब भी हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के मूल मंत्र में हम किन किन तत्वों को शामिल करते हैं तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्वराज की, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्वदेशी उत्पादों की, फिर इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा की बजाय स्वदेशी शिक्षा के मानक और स्वदेशी शिक्षा के तत्वों को अपनाने की, स्वयं संस्कृति अभिमान की, स्वयं अभिमान की और आत्मविश्वास के संचार की। एक एक बात पर, एक एक तथ्य पर, एक एक शब्द पर हम विस्तार से आगे प्रकाश डालेंगे। तो अभी हमारे लिए ये समझना ज़्यादा पर्याप्त है कि स्वदेशी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में जो आंदोलन पैदा हुआ उसे ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन के मूल मंत्र क्या थे, उसके कंटेंट क्या थे, उसके कंपोनेंट्स क्या थे, तो स्वदेशी आंदोलन के मूल मंत्र या घटकों में हम शामिल करते हैं स्वराज, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी शिक्षा, स्व संस्कृति अभिमान, स्वयं अभिमान और आत्मविश्वास का संचार। अब हम बात कर लेते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का दिन और उसका घटनाक्रम क्या था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो स्वयं एक प्रतिक्रियावादी थे और संगठित कांग्रेस को एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए खतरा महसूस करते थे और उनकी शुरुआत से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति एक नकारात्मक छवि थी। और लॉर्ड कर्जन का ये मानना था और तत्कालीन जो हर्बर्ट जो ब्रेटडेन जो भारत के सचिव थे उनका भी ये मानना था कि बंगाल के जो राष्ट्रवादी हैं, विशेषकर जो नरमपंथी विचारधारा के जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अपना नियंत्रण किया हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार एक के बाद एक योजनाओं के माध्यम से वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नैतिक चरित्र का पर्दाफाश कर रही है भारतीय लोगों के बीच में, चाहे वो सैन्य से नहीं हो, इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तो लॉर्ड कर्जन की पूरा ये मानना था कि बंगाल को अगर विभाजित कर दिया जाए तो बंगाल के विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय जैसे कि जो कांग्रेस है उसका जो मेन जो गढ़ था वो कलकत्ता था और कलकत्ता के राष्ट्रवादियों का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर था, उसकी रणनीति पर था, उसके दर्शन पर था, उसके दिशा निर्देशों पर था। तो लॉर्ड कर्जन पूरी उसी योजना के साथ चले। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने इस योजना को इस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित किया कि हम जो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं वो हम किसी भी प्रकार से भारतीयों को विभाजित करने की हमारी कोई योजना, कोई मंशा नहीं है। हम सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा के लिए, एक बेहतर प्रशासन देने के लिए हम बंगाल को विभाजित करना समय की आवश्यकता है और हम उसी के निमित्त है वो बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा कि बंगाल को विभाजित जो किया गया वो धार्मिक आधार पर विभाजन था। हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी मतभेदों की उसको गहरा करने की एक साजिश थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो अब तक जो एक प्रकार की एकता देखने में आ रही थी उसमें एक सुराग, उसमें एक छेद करने का प्रयास है वो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना के माध्यम से किया। खैर, हमने इन सभी बातों की विस्तार से बात की अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में। 16 अक्टूबर 1905 का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में वो दिन है जिस दिन बंगाल विभाजन की जो योजना 1903-4 के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रही थी उस योजना को जमीनी धरातल पर लागू किया गया। अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल है वो दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो ये जो विभाजन की जो दिन था 16 अक्टूबर 1905 उसका दिन पूरे बंगाल के लोगों के लिए, विशेषकर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए, नरमपंथियों का जो उस समय एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभाव था, उन लोगों के लिए एक बहुत ही निर्णायक दिन था।
क्योंकि 1903 में जब ये योजना पहली बार अस्तित्व में आई, जब ये योजना पहली बार प्रकाश में आई कि ये मंशा का पता लगा कि ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी शासन है वो बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं, तभी से विभिन्न प्रकार के ज्ञापन, सभाएं, रैलियां, आवेदनबाजी और जैसे प्रभात फेरियों के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उस समय के नरमपंथियों को ये लगता था कि अगर हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे तो उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और उनको ये लगता था कि हमारी ज्ञापनबाजी, हमारी आवेदनबाजी, हमारी भाषणबाजी और हमारी रैलियों के प्रदर्शनों से ब्रिटिश हुकूमत पर एक दबाव पड़ेगा और ब्रिटिश हुकूमत इस योजना को लागू होने से पहले ही विड्रॉ कर लेगी, अर्थात इसको वापस कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं नरमपंथी राष्ट्रवादी है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक चेहरे को समझ पाने में असफल रहे थे, जिसका परिणाम यह था कि लॉर्ड कर्जन, जो कि स्वयं एक नस्ली श्रेष्ठता का दंभ भरता था, एक निरंकुशवाद का एक अदम जैसे कि जो प्रतीक था जीता जागता, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के निरंकुशवाद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, वो हमें लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों में देखने को मिलती है। लॉर्ड कर्जन इस प्रकार की ज्ञापनबाजी, आवेदनबाजी और भाषणबाजी जैसे विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों से पीछे हटने वाले नहीं थे। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का दिन वह दिन था जब विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। लेकिन जब बंगाल के राष्ट्रवादियों को यह लगा कि विभिन्न प्रकार के हमारे प्रयास करने के बावजूद भी हम इस योजना को वापस नहीं करवा सके हैं, ब्रिटिश हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो एक प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल के लोगों ने, अब बंगाल के लोगों में मैं ज्यादातर जो बात कर रहा हूं वो शहरी बंगाल के लोग हैं, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें किसान और मजदूरों का कोई स्थान नहीं है, नरमपंथी राष्ट्रवादी लोग इसमें शामिल थे। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन ये हुआ कि विभाजन तो लागू हो गया, लेकिन इससे पहले यानी जब ये लगने लग गया कि ब्रिटिश हुकूमत अपने बंगाल विभाजन की योजना से पीछे हटने वाली नहीं है, तो उससे 2-3 महीने पहले अर्थात जुलाई और अगस्त के करीब है, रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने कहा कि अगर बंगाल का विभाजन किया जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन हम लोग अपनी एकजुटता है उसको विखंडित नहीं होने देंगे, और जिस उद्देश्य के साथ इस ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल को विभाजित करने की योजना की है, अर्थात हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को गहरा करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता के बीजारोपण के लिए, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, विशेषकर मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए, एकता के प्रदर्शित करने से रोकने के लिए जो इनका जो षड्यंत्र रचा गया है, उसकी काट में रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 का दिन है, हम लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाएंगे। उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो रक्षाबंधन के रूप में मनाएंगे, एक आरांदन। आरांदन का मतलब जब पूरे दिन भर चूल्हा नहीं जलता, इस तरह से इसे हम कह सकें कि एक प्रकार का उपवास रखने का संकल्प है, उसकी बात की थी रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन पूरे बंगाल में, विशेषकर जो मैं जब भी पूरे बंगाल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर किसान और मजदूर वर्ग है, इससे थोड़ा अलग है, पृथक है, क्योंकि वो उन्होंने इस आंदोलन में उतनी सक्रियता से वो शामिल नहीं हो पाई या उनके नाम मात्र की भागीदारी रही, उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 का दिन विभाजन लागू हो गया और रविंद्रनाथ टैगोर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के आह्वान पर बंगाल के जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे जो वर्ग थे, उन लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने अपनी आपसी एकता दर्शाने के लिए रक्षाबंधन के रूप को, रक्षाबंधन का दिन उस दिन मनाया। एक दूसरे के हाथों की कलाइयों पर उन्होंने राखी बांधी और उन्होंने कहा कि हम कभी भी विभाजित नहीं होंगे, हम कभी भी एक दूसरे के मन में वैमनस्य नहीं पालेंगे, एक दूसरे से धार्मिक आधार पर कोई विद्वेष नहीं रखेंगे। ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल है और इस सोची समझी चाल के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे और इनको ये दिखा देंगे कि आपकी इस कुत्सित योजना के शिकार होने वाले ये बंगाल के लोग नहीं है, आप इनको धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं कर सकते। तो रविंद्रनाथ टैगोर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के आह्वान पर रक्षाबंधन के रूप में यह दिन मनाया गया। और एक है आरांदन, लोगों ने सारे दिन भर अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। तो आरांदन उस स्थिति को कहते हैं अर्थात उपवास रखने की स्थिति को। लोग सुबह सुबह उठे, 16 अक्टूबर 1905 को दिन कलकत्ता में हड़ताल हुई। लोगों ने सवेरे तड़के जाकर के गंगा नदी में डुबकी लगाई और गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद में उन्होंने एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे के कलाइयों पर राखियां बांधी, पूरे दिन उपवास किया और इस निरंकुश निर्दयतापूर्ण जो बंगाल विभाजन के जो कदम है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, उसका विरोध किया।
कलकत्ता में एक हड़ताल भी हुई, हड़ताल में एक भाषण भी हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय के लिए आमार सोनार बांग्ला लिखा और आमार सोनार बांग्ला को गीत को गाते हुए लोग हैं वो सड़कों पर घूमने लगे। उन्होंने एकता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। वंदे मातरम के उद्घोष से कलकत्ता की सड़कें गूंज उठी। अब आप थोड़ा सा अगर आपने आपको फ्लैशबैक में ले जाए तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय का जो 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल के शहरी इलाकों में किस तरह का वातावरण चल रहा होगा। लोग एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांध रहे हैं, लोगों ने आरामदम सारे दिन भर घर में चूल्हा नहीं जला, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आमार सोनार बांग्ला गाते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, वंदे मातरम गाते हुए कलकत्ता की लोग एक दूसरे पर जान निछावर करने की बात कर रहे हैं। और वंदे मातरम का ये उद्घोष था जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसका प्रेरणा स्रोत बना। ये वो गीत है जिसने क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को प्रेरणा दी। और आमार सोनार बांग्ला है, जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना तो आज बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो आमार सोनार बांग्ला है। आमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई इसी शुभ दिन के लिए की गई थी कि हम बंगाली लोग हैं, हम विभाजित नहीं होंगे, किसी भी कुत्सित चाल के बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और वंदे मातरम मेरी मातृभूमि ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूं। उस समय बंगाली लोगों के लिए बंगाल की एकता, बंगाल की अक्षुण्णता, बंगाल की अखंडता उनके सामने सबसे प्रमुख थी और उन्होंने इसी वंदे मातरम को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। कैसा भव्य दृश्य होगा 16 अक्टूबर 1905 के दिन, आप थोड़ा कल्पना करके देखिए। 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही दोपहर में एक बड़ा प्रदर्शन होता है और आनंद मोहन बोस जो कि एक नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए फेडरेशन हॉल की नींव रखी, एक सभा को भी संबोधित किया और काफी सारा जैसे कि अपने आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक चंदा भी इकट्ठा किया। तो ऐसा था 16 अक्टूबर 1905 के दिन का नजारा। बंगाल में कलकत्ता की सड़कों पर इस विरोध की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति हुई। हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। हर हाथ की कलाई पर एक राखी बंधी हुई थी, लोग गंगा में डुबकी लगा करके आ रहे थे, लोग आमार सोनार बांग्ला गा रहे थे, लोग वंदे मातरम गाते हुए अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे थे कि हम अंग्रेजों की कुत्सित चाल में, बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन बात इससे भी आगे निकलने वाली थी, उसी की अब आगे हम बात करने जा रहे हैं। जब राष्ट्रवादियों के जो विभिन्न प्रकार के जो प्रयास किए गए, ज्ञापनबाजी दी, आवेदनबाजी दी, भाषणबाजी दी और उन कदमों से भी जब वो पीछे हटने को तैयार ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, ब्रिटिश हुकूमत किसी भी प्रकार का कोई दबाव में नहीं आई और उन्होंने कहा कि ज्ञापन, आवेदनबाजी और भाषणबाजी से हम अपने कदमों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत थी, ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव निर्मित करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत महसूस हुई। जैसा कि मैंने कहा 16 अक्टूबर 1905 के दिन तो वो सब काफी कुछ हो गया, लेकिन जब 1905 ईस्वी के यानी मई जून के महीने तक आते आते ये लगने लगा कि ज्ञापन, आवेदन, भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला, तो सबसे पहले एक नए तरीके का इजाद किया गया कि ज्ञापन, आवेदनबाजी और भाषणबाजी से थोड़ा सा हम आगे बढ़कर के प्रयास करें ताकि ब्रिटिश हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जो भारत को अपने अधीन किए गए थी वो उसके आर्थिक उद्देश्यों के कारण थी। यहाँ पर ब्रिटेन के कल कारखानों में बने हुए सामान है भारतीय बाजारों में बेचे जाते थे, ये ब्रिटेन की औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि का आधार था। तो भारत के नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सोचा कि इसके लिए सबसे अच्छा काम है अगर हमें ब्रिटिश हुकूमत पर, अगर तात्कालिक भारत के जो ब्रिटिश जो प्रशासक थे जिन्होंने बंगाल विभाजन की योजना से पीछे न हटने का निर्णय लिया, अगर हम उनके आर्थिक हितों पर चोट करें, अगर हम उन्हें आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाएं तो शायद उन पर वो प्रेशर, वो जैसे कि जो दबाव है वो निर्मित हो सकता है और शायद वो अपने कदमों पर जो बंगाल को विभाजित करने के बारे में उन्होंने सोचा था उस पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से वो कहीं बाध्य हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर बहिष्कार का मतलब है, शुरुआत में जो बहिष्कार की जो बात थी जो वो ये थी कि ब्रिटिश सामानों का, ब्रिटिश कल कारखानों में बनी हुई वस्तुओं का भारत में बहिष्कार किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति है इनकी चीजों को नहीं खरीदेगा। अभी मैं जो भी ये भारत की शब्द का जिक्र कर रहा हूं तो ये अभी बंगाल की सीमाओं में बंधा हुआ है ये स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले जो बहिष्कार का सुझाव है 3 जुलाई 1905 ईस्वी को कृष्ण कुमार मित्र ने दिया, लेकिन उस समय तक चूंकि नरमपंथी राष्ट्रवादियों को यह लगता था कि ज्ञापन, आवेदनबाजी, भाषणबाजी से शायद कुछ हल है वो निकल आए। और 3 जुलाई 1905 को जब कृष्ण कुमार मित्र ने यह कहा, वो भी एक नरमपंथी राष्ट्रवादी थे,
उन्होंने कहा कि ज्ञापन, आवेदनबाजी, भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला, हमें इनके आर्थिक हितों पर चोट करनी होगी और आर्थिक हितों पर तभी चोट हो सकती है जब हम ब्रिटिश वस्तुओं और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार कर दे, भारतीय बाजारों में वो वस्तुएं बिक नहीं पाए और अगर कहीं वस्तुएं बिक रही है तो उनकी हम सामूहिक रूप से होली जलाएं। लेकिन उस समय इस कृष्ण कुमार मित्र की योजना को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे समय 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन का समय नजदीक आ रहा था तो इस कृष्ण कुमार मित्र के जो बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव है उसको वरीयता दी जाने लगी और 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जो नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस बहिष्कार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। और बहिष्कार के प्रस्ताव के जैसे ही आपने ब्रिटिश वस्तुओं, ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार की बात थी और यह अभी बंगाल की सीमाओं के अंदर ही बंधा हुआ आंदोलन था, लेकिन आपने बहिष्कार दे दिया ब्रिटिश वस्तुओं और उत्पादों के बारे में, तो आपके पास कुछ विकल्प होना चाहिए। क्योंकि भारत के जो लोग हैं जिनको ब्रिटिश उत्पाद और ब्रिटिश वस्तुओं की जरूरत है, उनके विकल्प के रूप में आपको भारतीय वस्तुएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो उस समय भारतीय वस्तुओं का इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होना था, तो आपको अपनी राष्ट्रीय निष्ठा के लिए उस तरह की स्वदेशी की चीजों को लोगों तक उपलब्ध करवाना था। क्योंकि जब हम बहिष्कार करते हैं तो उसके विकल्प के रूप में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था को हमें तैयार रखना पड़ता है। और बहिष्कार के जस्ट बाद जो संकल्पना आई उसे हम कहते हैं स्वदेशी। और इसी स्वदेशी उत्पाद की अवधारणा, स्वदेशी शिक्षा की अवधारणा, स्वराज की अवधारणा, इसी से इस पूरे आंदोलन का नाम पड़ा स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी का एक नेशनल ड्यूटी के रूप में समर्थन किया गया। भारत में बनी वस्तुएं को लोग भले ही वो जैसे कि महंगी मिल रही हो, भले ही कुछ दिनों के लिए लोगों को कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन चूंकि हमारी ये नेशनल ड्यूटी है कि अगर हमें बहिष्कार के आंदोलन को, प्रस्ताव को सफल बनाना है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना ही होगा। और राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में भारत में बनी वस्तुओं का समर्थन किया जाने लगा। चरखा और हथकरघा राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता के पर्याय बन गए। चरखे और हथकरघा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कपड़ों का सृजन किया गया, कपड़ों का निर्माण होने लगा। और इनसे यह कहा कि चरखा और हथकरघा से बने हुए कपड़े कल कारखानों में बने हुए कपड़ों की तुलना में भले ही महंगे हो, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। और अगर हमने इसको अपना लिया तब हम आर्थिक आत्मनिर्भरता के कदम पर आगे बढ़ पाएंगे। स्वदेशी के लिए एक नए प्रकार का वातावरण है पूरी तरह से सृजित हो गया, क्योंकि बहिष्कार के बाद में स्वदेशी को एक विकल्प के रूप में अपनाया गया। और इससे जो भारतीय उद्यम है, जिनमें किसी भी प्रकार की चेतना और उत्साह ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण नहीं रह गया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से उनको वो प्रेरणा मिली, उनमें एक जोश आया, उत्साह का संचार हुआ। क्योंकि अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर आम सहमति है वो बन चुकी थी बंगाल में, और भारतीय उद्यम के लिए एक नए दौर का जो वातावरण है, एक नए वातावरण है वो सृजित हुआ। इसी समय अगर हम बात करें कि भारतीय उद्यम के लिए स्वदेशी के रूप में जो नया उत्साह, नया वातावरण सृजित हुआ, इसके तहत कई प्रकार के उद्योग धंधे हैं, कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पाद है, इस स्वदेशी आंदोलन के कारण से भारत में निर्मित होने लगे। अगर हम बात करें कि इस समय कलकत्ता पोर्टरीज, बंगाल केमिकल्स, बंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स, नेशनल टेनरी आदि उद्यम है वो शुरू किए गए। इसी उत्साह के वातावरण में आगे बढ़ते हुए साबुन, माचिस, तंबाकू बनाने वाले उद्योग, ऑयल मिल्स, वित्तीय गतिविधियों वाले कुछ स्वदेशी बैंक, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां और स्टीम नेविगेशन आदि कंपनियां हैं वो शुरू हुई। तो अब देश उस नए दौर में प्रवेश कर चुका था कि सबसे पहले बंगाल के विभाजन को ज्ञापन, आवेदनबाजी और भाषणबाजी से रोकने का प्रयास किया। नहीं बात बनी तो बहिष्कार का संकल्प लिया, और बहिष्कार के बाद इसके लिए, इस बहिष्कार को गति देने के लिए, बहिष्कार को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए स्वदेशी उत्पादों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। लोगों से भी उसे अपनाने के लिए बात कही गई। लोगों से कहा गया कि ये आपकी नेशनल ड्यूटी है, आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, और आर्थिक आत्मनिर्भरता जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम इस ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल पाएंगे। और स्वदेशी और बहिष्कार ये दो वो तत्व थे जिन्होंने ब्रिटेन के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने की भूमिका है, चोट पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। हालांकि इसकी प्रभावशीलता, प्रभावकारिता है वो कितनी रही, वो इतनी ज्यादा भी नहीं रही कि जितनी की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन एक सोच है, एक माइंड सेटअप हो गया था भारतीय राष्ट्रवादियों का, बंगाल के बुद्धिजीवियों का, बंगाल के शहरी मध्यम वर्ग का, कि हमें बहिष्कार के मुद्दे पर आगे बढ़ना है, स्वदेशी वस्तुओं को हमें शुरू करना है। तो इसी जो बहिष्कार, स्वदेशी, और स्वदेशी का ही एक मूल मंत्र था स्वराज।
कांग्रेस में इसी समय उग्रवादी विचारधारा है उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। और उग्रवाद के जो प्रतिनिधि के रूप में हम लाल बाल पाल का नाम लेते हैं, अर्थात लाला लाजपत राय वो थे जो पंजाब में धीरे धीरे स्वराज्य की बात कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बंगाल में विपिन चंद्र पाल है, अरविंद घोष है, वो स्वराज्य के मुद्दे पर काफी मुखर थे। तो कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा क्योंकि नरमपंथियों की रणनीति है वो इतनी सफल नहीं हो पा रही थी और नरमपंथी जनता की आकांक्षाओं को इतना जो संबल है वो प्रदान नहीं कर पा रहे थे। लोग मायूस हो गए थे क्योंकि नरमपंथियों लगातार ये कह रहे थे, उनको ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास था कि हम ज्ञापन आवेदनबाजी और भाषणबाजी है उससे ब्रिटिश सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर देंगे और बंगाल विभाजन की योजना है वो जमीनी धरातल पर लागू नहीं होगी। लेकिन उग्रपंथी जो विचारधारा जो कांग्रेस के अंदर ही नरमपंथियों की विचारधारा और कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाने के कारण धीरे धीरे उत्पन्न हुई। उनका शुरू से ये मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत है, जब तक इस पर सीधी कार्रवाई नहीं की जाए, जब तक इसकी शासन तंत्र और सत्ता का विरोध नहीं किया जाए और ब्रिटिश हुकूमत किसी भी प्रकार से भारतीय हितों की पैरवी नहीं करती, ये कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकती क्योंकि इसकी न्यायप्रियता इसके आर्थिक हितों में आड़े आती है। इसलिए इसकी न्यायप्रियता के रूप में इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस में जो स्वदेशी आंदोलन हो गया, शुरुआत में जो नरमपंथी राष्ट्रवादी थे उनका जो स्वदेशी आंदोलन है वो सिर्फ इसी मुद्दे तक था कि वो बंगाल की सीमा की परिधि तक रहे और वो किसी भी हालात पर ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से संबंध विच्छेद नहीं चाहते थे और उनकी जो स्वराज्य की उन्होंने मांग भी नहीं की। लेकिन कांग्रेस में जब उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं का समाधान यही है कि शासन और प्रशासन पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई तरह की बातें हैं कि जो उग्रपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, चाहे हम लाल बाल पाल की बात कर ले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, इन लोगों की भी स्वराज के बारे में एक अवधारणा नहीं थी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो लाला बाल गंगाधर तिलक है, उनके स्वराज का तात्पर्य ये था कि भारतीय नियंत्रण में भारत का प्रशासन है वो चलाया जाना चाहिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से संबंध विच्छेद करने की बात नहीं की। वहीं पर अगर हम विपिन चंद्र पाल की बात करते हैं तो विपिन चंद्र पाल ये कहते हैं स्वराज्य के बारे में कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नियंत्रण में अगर भारतीयों के हाथों में प्रशासन आ भी जाए तो वो कोई सार्थक परिणाम नहीं लाएगा और भारत में ब्रिटिश शासन के रहते हुए ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का नियंत्रण रहते हुए भारत की प्रगति संभव नहीं है। तो विपिन चंद्र पाल है वो स्वराज्य को पूर्ण स्वाधीनता या ब्रिटिश शासन से पूरी तरह संबंध विच्छेद के रूप में देखते थे और ऐसा ही अरविंद घोष का भी मानना था। लेकिन लाला लाजपत राय वो थे जो भी जिनकी विचारधारा काफी हद तक है वो बाल गंगाधर तिलक के निकट थी। तो स्वराज्य है भले ही नरमपंथी गरमपंथी राष्ट्रवादी है वो भी एक दूसरे में बटे हुए थे। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष स्वराज्य को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में देखते थे, अंग्रेजों से हर प्रकार के संबंध विच्छेद करना चाहते थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय है वो भारतीयों का प्रशासन पर नियंत्रण के रूप में स्वराज्य को देखते थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से संबंध विच्छेद करने की बात है वो नहीं की। अब धीरे धीरे जो ये बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया में जो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रारंभ होता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ल, आकार और अपने स्वरूप को बदलता जाता है। शुरू में मुद्दा बंगाल के विभाजन का विरोध करना था, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे देखेंगे कि बंगाल विभाजन का मुद्दा उसमें गौण हो गए और कई सारे राष्ट्रीय उद्देश्य और सारे राष्ट्रीय लक्ष्य है इसमें समाहित हो गए। तो हम स्वराज की बात कर रहे थे कि कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के कारण और लाल बाल पाल के प्रभाव के कारण स्वराज की मांग की गई और कांग्रेस में नरमपंथ और गरमपंथ के बीच में एक वैचारिक मतभेद है वो लगातार बढ़ता गया। गरमपंथी ये चाहते थे कि कांग्रेस उनके नियंत्रण, उनकी रणनीति, उनकी सोच और विचार के अनुसार कार्य करे, लेकिन गरमपंथियों का यह मानना था कि कांग्रेस उनकी सोच, विचार और रणनीति के अनुसार काम कर सके। लेकिन नरमपंथियों का यह मानना था कि अभी भी उनको ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास था और उनको लगता था कि देर सबेर है, अगर हम ब्रिटिश शासकों को, प्रशासकों को अगर हम ढंग से समझा पाए तो शायद वो भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। और ये नरमपंथियों के भी ये मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत है वो भारतीयों को सब बनाने के काम में लगी हुई है और भारतीयों को स्वशासन के योग्य बना रहे हैं। लेकिन गरमपंथी है इन सब बातों से असहमत थे और धीरे धीरे जो नरमपंथी हैं वो भारतीय जनमानस में
उनके विचार, उनकी रणनीति है वो अप्रासंगिक होती जा रही थी। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष स्तर के संगठन पर दोनों ही जो मत वाले लोग हैं अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। और इसी एक मजबूत पकड़ की अगर हम बात करें तो नरमपंथी राष्ट्रवादी कभी नहीं चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल की सीमाओं से बाहर जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन की मूल आत्मा है वो बंगाल विभाजन का विरोध करना है, न कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती पेश करना। लेकिन गर्मपंथी ने इसे एक अवसर, एक रणनीति के रूप में देखा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अगर एक सशक्त एक अभियान को छेड़ना है तो इस बंगाल से उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन को बंगाल की सीमाओं से बाहर ले जाना होगा और हमें बहिष्कार है, स्वदेशी, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को भी राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना होगा। लेकिन इन चार प्रस्तावों से किसी भी स्तर पर जो नरमपंथी विचारधारा के लोग हैं वो सहमत नहीं हुए। हालांकि जैसे तैसे जो बात बनी 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता दादाभाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की और एक बीच का रास्ता ये अपनाया गया कि कांग्रेस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो गर्मपंथी विचारधारा से प्रेरित चार लक्ष्य है, बहिष्कार है, स्वराज है, राष्ट्रीय शिक्षा है और स्वदेशी, इन चार प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन नरमपंथी विचारधारा के लोग इससे सहमत नहीं थे, जिसके कारण से दोनों पक्षों के बीच में मतभेद है वो तेजी से बढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है जिन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर के ये काम किया था उस उद्देश्य की कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे नहीं सही उनके उद्देश्य की पूर्ति होती जा रही थी, क्योंकि वो कांग्रेस में एक विभाजन, एक दरार पैदा करने में कामयाब होते प्रतीत हो रहे थे। और कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में आ गई थी कि जहां पर उसका टूटना लाजमी था और जिसकी अंतिम परिणति 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में होती है। हालांकि हम कांग्रेस की जो हम 1900 से और 1915-16 तक की रणनीति और गतिविधियों पर अलग से एक व्याख्यान है वो प्रसारित करेंगे और उसमें बात करेंगे कि कांग्रेस में गर्मपंथ और उग्रपंथ के बीच में, नरमपंथ और उग्रपंथ के बीच में जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ उसने किस प्रकार से कांग्रेस के विभाजित किया और इस विभाजित कांग्रेस ने एक ब्रिटिश शासन को किस प्रकार का सुअवसर है वो प्रदान किया, उस पर एक अलग से हम बात करेंगे। हमारी पूरा का पूरा जो अभी पूरा देवध्यान है सिर्फ उन चीजों से कोरिलेट करने का है जो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रभावी रूप देने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब स्वदेशी की आप बात कर रहे हैं तो बाद में इसका एक कदम आगे बढ़कर के ये भी कहा गया कि सरकार के द्वारा नियंत्रित, यानी सरकार कौन सी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया जाए और उसके लिए देसी भारतीय जैसे कि सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित भारतीय अतीत के गौरव पर गौरवान्वित करने वाली एक राष्ट्रीय शिक्षा है वो प्रारंभ की जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभ करना इतना आसान नहीं था। उत्साही जो देशभक्त और नवयुवक इस काम में लग गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया। इस व्यापक कार्यक्रम को बनाने की आवश्यकता इसलिए की गई क्योंकि बहिष्कार स्वदेशी के बाद जो एक और बात हुई इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान वो है विदेशी जो शैक्षणिक संस्थानों का, कॉलेजों का और विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने विद्यार्थियों को चेतावनी दी और कार्लाइल सर्कुलर तक जारी किया गया। कार्लाइल सर्कुलर यानी विद्यार्थियों को विदेशी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों को बहिष्कार करने से रोकने के लिए ये कठोर कदम के रूप में कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। कार्लाइल सर्कुलर उस समय वो बंगाल के गृह सचिव थे कार्लाइल और उनके नाम पर एक कार्लाइल सर्कुलर है वो 1906 ईस्वी में आया। और इस कार्लाइल सर्कुलर में यह कहा गया था विद्यार्थियों से अगर वो राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए, अगर उन्होंने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया तो उनके सभी प्रकार की छात्रवृत्ति, अनुदान और वजीफे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। कुछ उत्साही नरमपंथी और गर्मपंथी राष्ट्रवादियों ने मिलकर के राष्ट्रीय शिक्षा का एक ढांचा खींचने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर एक व्यापक योजना और दूरदर्शिता का अभाव है इस राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में था। लेकिन केवल एक नेशनल ड्यूटी के रूप में एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पर कुछ पहल है वो की गई। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 25 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई और वो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट आज जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती है। बंगाल नेशनल कॉलेज तथा स्कूल 15 अगस्त 1906 ईस्वी को बने और जिलों में विभिन्न राष्ट्रीय प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य तो खुद अरविंद घोष बने। विद्यार्थियों को मैंने जैसा कि कहा कि कार्लाइल सर्कुलर के तहत
विद्यार्थियों को सरकारी कार्रवाई है वो भुगतनी पड़ी, विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए, उनके सारे वजीफे, उनकी सारी छात्रवृत्तियां हैं वो बंद कर दी गई, क्योंकि वो राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ रहे थे और विदेशी अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल और कॉलेजों का वो बहिष्कार कर रहे थे। ब्रिटिश शासन है वो लगातार हर प्रकार के कदम के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को लड़ाने के, विद्यार्थियों को इस राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के आंदोलन से अलग करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास है वो कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत अभी भी किसी भी स्तर पर इस बंगाल विभाजन की योजना को रद्द करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपने निर्णय से पलट जाती तो ये एक तरह से भारत में राष्ट्रवादियों की विजय होती, भारत में राष्ट्रवादियों की फतह मनोबल को बढ़ावा मिलता और हो सकता है इसी जोश के कारण से ब्रिटिश हुकूमत को एक तेज और सक्रिय प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। तो ब्रिटिश हुकूमत ने हर प्रकार के वो कदम अपनाए, हर प्रकार के वो उपाय किए जिनके माध्यम से इस राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास किए गए। कार्लाइल सर्कुलर को भी हम इसी रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब आप बात कर रहे हैं कि स्वदेशी के संकल्प की, बहिष्कार की, लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ने की या स्वराज का मतलब समझाने की जब आप बात कर रहे हैं, तो इन उपदेशों और संदेशों को जो शीर्ष स्तर पर बने लोगों तक फैलाने के लिए, उनके संदेशों को प्रचारित करने के लिए कि अगर आप लोग इनको अपनाते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत पर इसका क्या असर होगा, भारतीय राष्ट्रवाद की लड़ाई में इससे किस प्रकार की गति मिलेगी, किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ेगा, किस प्रकार से आत्मशक्ति, आत्मविश्वास की भावना का संचार होगा, ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि प्रचार प्रसार का एक मजबूत तंत्र नहीं हो। और इसी स्वदेशी आंदोलन के कड़ी के रूप में विभिन्न समितियों का उदय होता है और इन विभिन्न समितियों ने एक प्रचारक की भूमिका निभाई, एक प्रचार, एक संदेश फैलाने के लिए इन्होंने काम किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने, बहिष्कार, स्वदेशी के संदेशों को प्रसारित करने के लिए कलकत्ता और उसके आसपास कई समितियां हैं वो तेजी से गठित हुई। अगर मैं कुछ समितियों की बात करूं तो जैसे डॉन सोसाइटी, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, अनुशीलन समिति, स्वहरित समिति और साधना समिति। इन समितियों के सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता की भी झलक मिलती है और धार्मिक पुनरुत्थानवाद की भी झलक मिलती है। इन्होंने संतुलित राजनीतिक प्रयोग भी किए और सामाजिक सुधारवाद की ओर भी इनका कदम बढ़ाया। साथ ही इन समितियों की कार्यप्रणाली में सैन्य सैन्य राजनीतिक उग्रवाद के चिन्ह भी है वो देखे जा सकते हैं। इन समितियों की आड़ में ही कहीं ना कहीं बाद में क्रांतिकारी आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में इन्होंने संदेशों को प्रसारित करने में, लोगों में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति की भावना को बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके इस योगदान को हम किसी भी प्रकार से भूल नहीं सकते। क्रांतिकारी आतंकवाद को बढ़ावा देने में अनुशीलन समिति ने, साधना समिति ने, स्वदेश बांधव समिति ने किस प्रकार के काम किए, इनके बारे में हम भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास पर अपना व्याख्यान प्रसारित करेंगे तब हम जाकर के विस्तार से बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल के राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। और देखिए जो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन पैदा हुआ वो गर्मपंथियों की विचारधारा के कारण बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल गया। जहां महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक ने और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने इसको पंजाब में किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। लेकिन इसका इतना व्यापक प्रभाव इन क्षेत्रों में नहीं था जितना बंगाल में इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। और भारतीय राष्ट्रीय चेतना का गढ़ है भारत के राष्ट्रवाद की अगर जो राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता हम कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसी कलकत्ता के केंद्र को विध्वंस करना है बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की एक मंशा थी और एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में वो ढाका को विकसित करना चाहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन में अनेक प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, जैसे जैसे इस आंदोलन में बहुत सारी चीजों का समावेलन हुआ, लोगों का जुड़ाव हुआ, विभिन्न समितियों के माध्यम से बात हुई, तो इसकी राजनीतिक प्रवृत्तियों के स्वरूप में अंतर देखने को हमें मिलता है। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो हमें इसमें 3 प्रकार की या मैं कहूँ 4 प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले संतुलित राजनीतिक मत आया। हालांकि ये चारों को हम किसी काल में विभाजित करके नहीं देख सकते, एक साथ ये चारों प्रवृत्तियां मिली हुई भी थी और 1-2 की असफलता के कारण से बाद में तीसरी चौथी का विकास भी होता है। तो जिन 4 प्रवृत्तियों की मैं बात कर रहा हूं उनमें एक है संतुलित राजनीतिक मत, दूसरा है सामाजिक सुधारवादी या रचनात्मक स्वदेशी, तीसरा जो राजनीतिक अभिवृत्ति इसमें देखने को मिली वह उग्रपंथी विचारधारा और चौथी है क्रांतिकारी आतंकवाद या व्यक्तिगत शौर्य पर आधारित क्रांतिकारी गतिविधियां। तो ये 4 प्रकार के पॉलिटिकल ट्रेंड्स या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इस स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिलती है। ये 4 रणनीतियां क्या थी एक बार मैं फिर से बता दूं
कि संतुलित राजनीतिक जैसे कि मत, दूसरा है सामाजिक सुधार वाला रचनात्मक कार्यक्रम, और एक है उग्रपंथी वाला मत, और चौथा है क्रांतिकारी गतिविधियों वाला मत, जिसे क्रांतिकारी आतंकवाद या व्यक्तिगत शौर्य पर आधारित क्रांतिकारी युग भी की भी शुरुआत कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संतुलित राजनीतिक मत का अभिप्राय यहां पर क्या है। संतुलित राजनीतिक मत का मतलब इसमें वो मैं कहूं क्या जो चरम स्तर के नरमपंथी राष्ट्रवादी लोग थे, जिनको ब्रिटेन की न्यायप्रियता में अभी भी विश्वास कायम था, और वो आंदोलन को बहुत अधिक आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, ना खींचने के पक्ष में थे, और बंगाल की सीमाओं से बाहर तो ले जाने के लिए वो बिल्कुल ही समर्थक नहीं थे। स्वराज से भी उनका कोई उद्देश्य नहीं था, और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर भी उनका कोई जोर नहीं था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा की, तो उन्होंने कभी पैरवी की ही नहीं। तो संतुलित राजनीतिक मत वाले लोग हैं वो चरम स्तर के नरमपंथी लोग थे, ब्रिटिश न्याय में आस्था रखते थे, और आंदोलन को बंगाल की सीमाओं से बाहर ज्यादा ले जाने के पक्ष में नहीं थे, और उनको लगता था कि हमारे इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल के विभाजन के मुद्दे पर ही केंद्रित रखना है। इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे उनमें थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और नरेंद्र कुमार सेन जैसे राष्ट्रवादी है वो इससे सहमत थे। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक सुधारवादी या रचनात्मक स्वदेशी, या हम कह सकते हैं कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों में से ही कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये लगता था कि अगर हम कुछ क्रिएटिव स्वदेशी की अवधारणा को अपना लें तो ब्रिटिश हुकूमत पर कुछ दबाव है वो पड़ सकता है, और इनका लक्ष्य है राष्ट्रीय शक्ति को आत्मसहायता और आत्मनिर्भरता के द्वारा बढ़ाने का भी था। अगर इसके हम प्रमुख प्रतिनिधियों की बात करते हैं तो सतीश चंद्र मुखर्जी है, अश्विनी कुमार दत्त है, रविंद्रनाथ टैगोर है, प्रफुल्ल चंद्र राय और नील रत्न सरकार जैसे लोग हैं। इन लोगों ने स्वदेशी उत्पादों की भावना का प्रचार किया, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की, और उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश हुकूमत को हम रचनात्मक स्वदेशी के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन ये सामाजिक सुधारवादी या रचनात्मक स्वदेशी लोग हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार का आडंबर का सहारा नहीं लिया, और आडंबर वो चीज होती है जो लोगों को ज्यादा लुभाती है, लोगों को ज्यादा खींचती है। लेकिन चूंकि इनके उद्देश्य पवित्र थे और इनको लगता था कि अभी हम उस स्टेज में नहीं आए जहां पर ज्यादा समय तक इनका प्रतिकार कर सकें, तो इसमें ये अपने आप में इसकी प्रकृति आडंबर की थी, आडंबरहीन की थी, सादा था, और उत्तेजना इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, आक्रामकता का अभाव था। और ये आक्रामकता का अभाव होना, इसका सादा होना, आडंबरहीन होना, इसके कारण से ये लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। तो इस रचनात्मक स्वदेशी के अगले कदम के रूप में हम उग्रपंथी राष्ट्रवादी लोगों की गतिविधियों को देख सकते हैं। उग्रपंथी जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने आक्रामक अभियान को बल दिया, उन्होंने आत्मशक्ति और आत्म अनुशासन पर जोर दिया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यायाम पर आधारित अखाड़ों की स्थापना पर बल दिया। और अगर हम उग्रपंथी राष्ट्रवादियों की बात करें तो इन्होंने ही ये कहा था कि बंगाल का ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल से बाहर है, वो फैलना चाहिए, और इसमें तिलक का, विपिन चंद्र पाल का, अरविंद घोष का, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के चिंतन और अभिव्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया के माध्यम से, अरविंद घोष ने वंदे मातरम के माध्यम से, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या के माध्यम से अपने विचारों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। तिलक स्वयं आक्रामक विचारधारा के समर्थक थे और वो उनको ब्रिटेन की न्यायप्रियता में बिल्कुल विश्वास नहीं था। दूसरा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो नरमपंथियों का जो प्रभाव है उसको समाप्त करना चाहते थे, और उनको ये लगता था कि बंगाल का विभाजन है वो तो एक बहाना है, हम इसके माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने तो इसको स्वराज से जोड़ भी दिया था, और स्वराज उनकी अलग संकल्पना थी। हालांकि विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, लेकिन तिलक ये कहते थे कि प्रशासन पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए, भले ही पूरी तरह से ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद ना हो। तो स्वराज्य की स्थापना का इन्होंने नारा दिया, और उसे प्राप्त करने के एक रास्ते है उसको खोजने का यत्न भी इनके द्वारा किया गया। इन्हीं लोगों के कारण से ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश अदालतों, ब्रिटिश सेवाओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया, और एक प्रकार से देखा जाए तो उग्रपंथी विचारधारा के इसमें समावेश से जो बंगाल के विभाजन का मुद्दा गौण हो गया और वो एक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ है वो मिल गया। विपिन चंद्र पाल ने जो सरकारी आदेशों को, जो भ्रष्ट जो सरकारी आदेश है जिसने भारतीयों के चिंताओं को सुनने से इनकार कर दिया है, तो भ्रष्ट सरकारी आदेश जो कि शोषण के प्रतीक है, उनकी मुखालफत की, उनका विरोध करने के लिए लोगों से कहा कि आप उनका उल्लंघन करें। और जो उग्रवादियों की जो ये रणनीति थी कि सरकारी नियम कानून कायदों का, सरकारी अदालतों का, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया जाए,
ताकि ये अपन शो कर सकें कि भाई आप लोगों का जो शोषणकारी शासन है उसको हम सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो विपिन चंद्र पाल की जो ने इसके लिए एक स्पेशल जो शब्द है उसका यूज किया वो थी निष्क्रिय प्रतिरोध, या अर्थात पैसिव रेसिस्टेंस, वो नाम दिया। अरविंद घोष ने ब्रिटिश दमन की अपने उग्रपंथी विचारधारा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अरविंद घोष ने तो ये कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उत्पाद, स्वराज्य के लिए काम करना है, लेकिन अगर ब्रिटिश शोषण और दमन अपनी सहनशीलता की सीमा से पार निकल जाए तो हमें हिंसा का सहारा लेने से भी बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, हिंसा का सहारा हमें लेना पड़ेगा। और इस अरविंद घोष के जो ये विचार थे, विपिन चंद्र पाल का जो ये विचार था कि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है, इसने कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आतंकवाद है या व्यक्तिगत शौर्य पर आधारित एक दमन से मुक्ति के उपाय का रास्ता है वो तैयार किया। तो राजनीतिक उग्रवादियों ने स्वराज के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। अब बंगाल के विभाजन का मुद्दा है वो पीछे छूट चुका था, और बंगाल का विभाजन रद्द हो या नहीं हो, लेकिन उससे एक राष्ट्रीय चेतना का वातावरण है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ है वो पूरी तरह से स्थापित हो गया था। अगर हम बात करें कि मजदूर, किसान इस स्वदेशी आंदोलन में कहां थे, तो हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के साथ समूचा का समूचा जो पूरा का पूरा शिक्षित मध्यम वर्ग है वो तो जागृत हो गया था। साथ ही जमींदारी वर्ग के कुछ नेता, कुछ व्यावसायिक वर्ग, कुछ व्यापारी प्रतिनिधि लोग वह वो भी राष्ट्रीय उद्देश्यों से सहानुभूति रखते थे कि भाई बंगाल का विभाजन गलत किया गया। लेकिन जो बंगाल का जो गरीब वर्ग है, जो जिसकी संख्या ज्यादा थी, उसमें मजदूर वर्ग और किसान है, अभी भी इस आंदोलन की परिधि, इस आंदोलन के उद्देश्यों से दूर थे, क्योंकि यह आंदोलन उनके उद्देश्यों से सरोकार नहीं रखता था। हालांकि मजदूरों ने कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं, स्वदेशी कार्यकर्ताओं के कहने पर कुछ हड़ताल प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी सहभागिता है इस आंदोलन के साथ प्रदर्शित करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के लिए ऐसा ना तो कोई स्वदेशी कार्यकर्ता मिले जो किसानों को इस आंदोलन के साथ जोड़ता, और ना किसानों को इस आंदोलन से जुड़ने में कोई अपना उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आया। तो किसान है वो इस आंदोलन से पूरी तरह से पृथक रहे। कुछ स्वदेशी कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, जैसे अश्वनी कुमार बैनर्जी है, प्रभात कुसुम राय चौधरी है, अपूर्व कुमार घोष है, प्रेमतोष बोस, इन्होंने मजदूरों को संगठित करने का प्रयत्न किया, और इसके परिणाम में ही सितंबर 1905 में हावड़ा बर्न कंपनी की हड़ताल है, इसके बाद कलकत्ता ट्रामवेज की हड़ताल है, जूट मिलों में होने वाली हड़ताल है, और रेलवे वर्कशॉपों में भी हड़ताल हुई। इंडियन ईस्टर्न रेलवे की हड़ताल वो काफी बड़ी थी, और इसी ने बाद में 1906 में रेलवेज यूनियन की स्थापना को जन्म दिया। लेकिन मजदूरों की ये जो सहभागिता है स्वदेशी कार्यकर्ताओं के जुड़ने के साथ थी, लेकिन कुछ समय के बाद है मजदूरों की इस बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ने में उनको अपनी कोई सार्थकता नजर नहीं आई, और समय के साथ मजदूर है धीरे धीरे इस आंदोलन से थोड़े समय के बाद ही अलग हो गए। जैसा कि मैंने बात की, किसान स्वदेश आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों को संगठित करने की तो कोशिश की, लेकिन किसानों के बारे में कोई कोशिश नहीं की। शायद क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग थे, जमींदार, व्यवसायी और पूंजीपति वर्ग है, इनके हित है वो किसानों के से टकराते थे, और किसानों को मतलब सिर्फ अपने शोषणकारी तंत्र के सभी तत्वों से था, चाहे वो जमींदार, व्यवसायी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या ब्रिटिश हुकूमत हो। लेकिन क्योंकि किसानों के साथ जुड़ने से व्यवसायी, व्यापारी वर्ग, जमींदार वर्ग है इस राष्ट्रीय स्वाधीनता के जो इस महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर है उनसे अलग हो सकता था, इसलिए किसानों को इस आंदोलन के साथ जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और किसान मोस्टली इस आंदोलन से अलग रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महिलाओं की इस आंदोलन में क्या सहभागिता रही, तो शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने जो विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया, कपड़ों की होली भी जलाई, तो शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी, लेकिन मजदूर वर्ग की महिलाएं, किसानों परिवार से बिलोंग रखने वाली महिलाएं हैं, वो ज्यादातर इस आंदोलन की परिधि और इसके उद्देश्यों और इसके लक्ष्यों से दूर ही रही। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में सब कुछ स्थितियां धीरे धीरे बदलती रही, अपना स्वरूप है और आकार है, वो स्वदेशी आंदोलन बदलता रहा। लेकिन जो बंगाल को विभाजित करने के पीछे जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो एक अपना उद्देश्य देखा था कि हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता जो स्थापित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें एक दरार पैदा कर देंगे, उसमें एक सिराक है वो उत्पन्न कर देंगे। तो स्वदेशी आंदोलन जहां अपने स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा या निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं सांप्रदायिकता की समस्या भी पैदा हुई।
क्योंकि हुआ क्या कि जो ब्रिटिश हुकूमत ने बार बार ये कहा पूर्वी बंगाल के मुसलमानों से कि हम लोगों ने आपकी भलाई के लिए काम किया है। हालांकि कुछ मुस्लिम राष्ट्रवादी युवकों ने स्वदेशी आंदोलन के साथ अपनी सहानुभूति दर्शाई, लेकिन अधिकांश मुस्लिम आबादी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिए गए आश्वासन के बहकावे में आ गई। और उन्होंने इस तरह के दावे भी किए थे कि जैसा दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय में, जैसा मुगल शासकों के समय में जो वैभव और गौरव वो नहीं मिला था, उससे भी ज़्यादा गौरव है वो पूर्वी बंगाल को अलग करने से मिलेगा। ढाका आपकी एक सांस्कृतिक पहचान बनेगी, आप लोगों को नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आप संभ्रांत हिंदू वर्ग के शोषण से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सारी नौकरियों में इन संभ्रांत हिंदू वर्ग के लोगों ने संयुक्त जो बंगाल था उसमें हथियार रखे थे। लेकिन अगर पूर्वी बंगाल में आप लोगों के लिए ये पूरा गठित किया गया है तो आप लोगों को नौकरी मिलेगी, आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, सरकार आपके लिए बहुत कुछ बेहतरी करेगी, आपकी एक सांस्कृतिक पहचान होगी, आप में वो मध्यकाल का जो गौरव वाली भावनाएं फिर से पुनर्जीवित होगी। तो जब इतनी बातों का आश्वासन अगर दिया जाए, और ये भी उस मुस्लिम वर्ग को जिसमें ज़्यादातर लोग हैं वो अनपढ़ थे, ज़्यादातर लोग अपनी परंपराओं में धसे हुए थे, उनमें किसी प्रगतिशील विचारों का अभाव था और ना उनके बीच में किसी भी प्रकार के प्रगतिशील विचारों का राष्ट्रीय चेतना और जागरण करने का कार्य किया गया, तो क्यों वो मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो उनके बहकावे में नहीं आता। और रही सही कसर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो उग्रपंथी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने अपने आप को खड़ा करने के लिए, लोगों को लामबंद करने के लिए, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए जब हिंदूवादी प्रतीकों का इस्तेमाल किया। हिंदूवादी प्रतीकों का मतलब जिस भी प्रकार की समितियां बनी, क्रांतिकारी समितियां बनी या लोगों को ब्रिटिश शासन के प्रतिकार करने से बात हो, तो उन्होंने अपने अतीत में भी जब देखा हिंदू जो नरमपंथी उग्रपंथी राष्ट्रवादियों ने, तो उन्होंने ज़्यादातर हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया। आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता को श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में प्रचारित किया गया, शिवाजी को राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा गया, महाराणा प्रताप की उन्होंने वंदना की, देवी जैसे कि दुर्गा के रूपों की पूजा की। और इसी भी प्रकार के जब उन्होंने शुद्ध हिंदूवादी प्रतीकों का इस्तेमाल किया तो जो थोड़े बहुत जो मुस्लिम है वो जो राष्ट्रीय चेतना के कारण इनसे जुड़े थे, धीरे धीरे वो लोग भी अलग अलग पृथक होते गए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्वदेशी आंदोलन है, जिस तरह से इसमें हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ये एक तरह से हिंदुओं के हितों को सुरक्षित करने वाला एक आंदोलन बनता जा रहा है। तो हिंदूवादी प्रतीकों का इस्तेमाल देखो स्वदेशी की भावना को बढ़ाने के लिए किया था, लोगों को लामबंद करने के लिए किया गया था, क्योंकि धर्म का लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए ज्यादातर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल जब ऐसे कोई मुद्दा हो जिसमें लोगों को एकजुट करने हो, तो जाति और धर्म पर आधारित मुद्दों को ही उठाया जाता है, ताकि लोग है अपने सारे अन्य हितों और उद्देश्यों को भूल करके एकजुट हो जाए। लेकिन इन गर्मपंथी राष्ट्रवादियों का उस समय ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने सिर्फ इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए उन्होंने हिंदूवादी प्रतीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन वो जाने अनजाने में उन्होंने धीरे धीरे जो मुस्लिम चेतना प्राप्त वर्ग है उसको भी धीरे धीरे पृथक कर दिया। इसके अलावा मुस्लिम प्रशासकों ने उस समय था, उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल के जो किसान है वो ज़्यादातर मुस्लिम है और हिंदू जमींदार है और उनका शोषण कर रहे हैं, तो इस कारण से भी किसान ज़्यादातर है इस आंदोलन से बाहर रहे और धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई को जो चौड़ा करने की बात थी, जो उनमें स्थायी रूप से जो मतभेद के जो बीज आरोपित करने की बात थी, उसमें धीरे धीरे सफल होते हुए नजर आ रही थी ब्रिटिश प्रशासक और ब्रिटिश हुकूमत। इसी संदर्भ में संभ्रांत वर्ग के मुसलमानों की आवाज़ को गति देने के लिए कि ब्रिटिश हुकूमत उनके लिए कुछ अलग से करना चाहती है, 1906 ईस्वी में हम देखते हैं कि उस समय मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हो जाती है। इसी प्रकार से मोरलो मिंटो योजना 1909 ईस्वी में आई, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। ये पूरी तरह से मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदुओं से पृथक करने की एक साजिश थी और उसमें सफल भी हुई। इसके लिए उग्रपंथी राष्ट्रवादी नेताओं की कुछ भूलें भी जिम्मेदार थी और जो मुसलमानों की बड़ी आबादी जैसे नौकरी और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाना भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा जमींदारों के द्वारा जो भूमि हर किसानों का जो शोषण किया जाता था पूर्वी बंगाल में, और उसमें भी ज़्यादातर किसान मुस्लिम आबादी से, ये सारे तत्व ने मिलकर के उस योजना को अंजाम दिया, जिसके कारण से भारत में मैं कहूँगा कि ड्रैगन टीथ है वो दिए गए और जिसकी जहरीली फसल के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हुआ। 14 अगस्त 1947 को पृथक पाकिस्तान देश ने जन्म लिया।
उसकी जो शुरुआती नींव है अंग्रेजों की इसी कुत्सित चाल और योजना का शिकार होगी और तत्कालीन गर्मपंथी राष्ट्रवादी है इस तथ्य को नहीं पहचान पाए। बाद में हालांकि एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन एक बार जब गलत विचार आपके दिमाग में घर कर जाता है तो उसको आसानी से निकालना संभव नहीं हो पाता। अब निकाल भी सकते हैं, लेकिन बाद में अगर उसी कुत्सित विचार को और भी ज्यादा गति और भी ज्यादा तीव्रता प्रदान करने वाले अगर सहायक तत्व जुड़ जाए तो फिर वो योजना है अपने विविध से रूप में प्रकट होती है और ये सांप्रदायिकता की जो समस्या वो भारत विभाजन के रूप में हमारे सामने आती है। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर मैं नकारात्मक की भी बात कहूं तो ये सांप्रदायिक समस्या का उभार हुआ, कुछ गलती जाने अनजाने में हुई, लेकिन गलतियां तो गलतियां थी जिसका खामियाजा है वो दीर्घकालिक या भविष्य के लिए भरना था और उसकी परिणति 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के रूप में हुई, जब पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आता है। स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारी प्रवृत्तियां की देखी हमने, देखी संतुलित राजनीतिक, रचनात्मक स्वदेशी, उग्रपंथी राष्ट्रवादियों ने। इन जब सब रणनीतियों से लोगों को लगा कि जो कुछ ऐसे बहुत सारे युवक हैं इसमें शामिल हुए थे जो अपने शारीरिक बल में, अपने शारीरिक शौर्य में, व्यक्तिगत साहस में विश्वास रखते थे। जब उनकी आकांक्षाएं एक लंबे आंदोलन खींचने के बाद में भी पूरी नहीं हुई और ब्रिटिश हुकूमत का दमन और शोषण है वो लगातार जारी था, तो उन लोगों ने अपने को बिल्कुल एक अलग ही रास्ते पर है उन्होंने सवार कर लिया और अलग रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, जहां उन्होंने सोचा कि जो भी बदनाम ब्रिटिश अधिकारी है उनकी हत्या करेंगे हम, और जो भी भारतीय उनकी मदद कर रहे हैं उनको भी प्रताड़ित करेंगे, और अगर हम ब्रिटिश बदनाम अधिकारियों की हत्या करेंगे तो लोगों के मन में एक जोश पैदा होगा, ब्रिटिश हुकूमत है वो कहीं ना कहीं भयभीत होगी। हालांकि उनको भी लगता था कि उनकी गतिविधियों का अंजाम है वो के कारण से भारतीयों को तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर यह सोचा कि हम अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं। सामूहिक रूप से अगर हम ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकते तो व्यक्तिगत शौर्य और व्यक्तिगत आत्म बलिदान के माध्यम से हम ब्रिटिश हुकूमत को दबाव में ला सकते हैं। इसलिए योजना बनाई गई। इसी आंदोलन के दौरान बिल्कुल अंत में यानी 1907 ईस्वी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में उबार है वो हो गया। इसके लिए जिम्मेदार था ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र। स्वदेशी आंदोलन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी और लाल बाल पाल और घोष के समय समय पर जब उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश दमन और शोषण का चक्र है अपनी सहनशीलता की सीमा से बाहर निकल जाए तो व्यक्तिगत हिंसा की सहारा लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। इन बातों का असर है उन क्रांतिकारी नवयुवकों पर पड़ा जो कि किसी उद्देश्य, जो अपना सब कुछ छोड़ करके राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित हो गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की अगुवाई अगर की तो जैसा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो कलकत्ता उस राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था और क्रांतिकारी गतिविधियों की अगुवाई भी कलकत्ता के युगांतर ग्रुप और ढाका की अनुशूलन समिति ने की। 1908 ईस्वी में जो बदनाम जज है किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, उसमें जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है दोनों अपनी योजना में असफल हुए। बाद में उसमें एक को फांसी दे दी गई और एक को मृत्युदंड मिला, एक ने अपने स्वयं ने अपने को गोली मार ली। अरविंद घोष है मानिकटला में बम बनाने का कारखाना है वो खोला गया। अरविंद घोष समेत बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन ने एक आक्रामक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया और बहुतों को लंबी लंबी सजाएं हुई। तो इससे कुछ समय के लिए लगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां ठप पड़ गई, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों का ये योगदान था कि उन लोगों ने व्यक्तिगत साहस और शौर्य के माध्यम से लोगों में एक जो चेतना जो जागृत की, उसी का एक व्यापक परिणाम ये हुआ कि जो क्रांतिकारी है वो ब्रिटेन की जो आक्रामक और दमनात्मक कार्रवाई से वो विदेश में जाकर के वहां पर उन्होंने अपनी क्रांतिकारी समितियां स्थापित की। और जब मौका पड़ा तो या हम बात करें कि जैसे गदर पार्टी है रास बिहारी बोस की 1915 ईस्वी के आसपास भारत में सशस्त्र क्रांति करने की योजना, हालांकि उनमें सफलता नहीं मिली। और 1920 ईस्वी के दशक में जो क्रांतिकारी आतंकवाद का फिर से तेजी से जो उभार हुआ उसमें इस दौर के क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो क्रांतिकारी आतंकवाद देश विदेश के अन्य भागों में फैला और ये स्वदेशी आंदोलन की अपने आप में बहुत बड़ी विरासत थी। अब अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पक्ष की, तो नए दौर के राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई और अब ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुकाबला करने के लिए जो नए हथियार है, जो नए तौर तरीके ईजाद किए गए, उनमें थे बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का संकल्प, चरखा और खादी का प्रयोग, आत्मोत्याग, आत्मोत्सर्ग की भावना। तो ये नए दौर की जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत हुई
और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है नरमपंथियों की आवेदनबाजी, भाषणबाजी और ज्ञापन की राजनीति से बाहर निकल चुका था। जन विरोध का रास्ता है वो अपनाया गया, निष्क्रिय प्रतिरोध का रास्ता अपनाया गया, निष्क्रिय प्रतिरोध को सभी ने अवज्ञा, अर्थात शोषणकारी कानूनों की मुखालफत करना है ये जन विरोध का रास्ता। ये वो तत्व निर्मित हो गए थे जिन्होंने बाद में गांधीवादी आंदोलन की रणनीति के लिए एक बेस का, एक आधार का काम किया। स्वराज प्रमुख मांग बनी, रचनात्मक स्वदेशी भी इस आंदोलन की एक सकारात्मक पहल थी। लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों के बीच में मतभेद इतने बढ़ गए थे और वो ब्रिटिश प्रशासन की रणनीति के शिकार हो गए, जिसके कारण से जिसका जो खामियाजा है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ऐसे समय चुकाना पड़ा जब अगर वो मिल करके साथ बैठ करके समन्वय से कोई अगर बात करते तो शायद हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत पर उस पर ज्यादा प्रेशर आता। तो कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये इसके नकारात्मक पक्ष थे। सांप्रदायिकता का बीजारोपण जिसकी मैंने अभी विस्तार से बात की, मुस्लिम लीग का जन्म। लेकिन ये कुछ ऐसे कदम थे जिन्हें हम नकारात्मक पक्ष के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन सकारात्मक पक्षों की जब बात करें तो राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय आत्मचेतना, स्वराज, स्वदेशी का जो संकल्प है इसने एक नए दौर के आंदोलन की रणनीति के लिए आधार भूमिका है वो तैयार की। अगर मैं बात आगे की करूं कि इस स्वदेशी आंदोलन के बाद में आगे की रहा है वो कैसे, देखिए ऐसा नहीं है कि स्वदेशी आंदोलन अपने कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने कहा कि स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, जन आंदोलन का रास्ता, रचनात्मक स्वदेशी, ये स्वदेशी आंदोलन के सार्थक परिणाम थे। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत को भी ये लग गया था कि भारतीय लोगों को हम ज़्यादा समय तक है वो ऐसे दमन और शोषण के माध्यम से हम उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते। और अगर नरमपंथी और गर्मपंथियों के मतभेद के कारण से सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था तो इसने ब्रिटिश प्रशासन को सचेत कर दिया कि अगर अब हमने नरमपंथियों की जो विभाजन से संबंधित जो मांग है कि विभाजन को रद्द किया जाए, अगर उस विभाजन से रद्द करने की मांग को अगर हम नहीं मानते हैं तो जो नरमपंथी है, जो अभी भी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं, ब्रिटिश शासन के लंबे समय तक भारत में बने रहने के समर्थक है, अगर हमने विभाजन के इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो हमें इनका विश्वास भी खोना पड़ेगा। और तब हो सकता है कि दोनों गुटों की जो लामबंदी से हमारे लिए एक सशक्त चुनौती पेश हो जाए और वो सशक्त चुनौती पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उन्मूलन तक के स्तर पर जा सकती है। तो इसी का एक परिणाम था कि 1911 ईस्वी में विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रीयता को एक नई कल्पना शक्ति मिली कि वहां जाकर के कुछ भी किया जा सकता है। अगर इस स्वदेशी आंदोलन की कमजोरियों से भी वो वाकिफ थे, इसकी सफलता के चित्र भी उनके मानस पटल पर है वो अंकित हो गए थे और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन अब नए रास्ते पर सवार हो गया था। तो पूरा का पूरा ये आज का हमारा स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की विभिन्न धाराएं, इसमें क्या कुछ हुआ वो था। हमने कुछ मुद्दों पर जो अपनी बात है वो थोड़ी यहाँ पर संक्षिप्त किया, जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार से जिक्र हम नहीं कर पाए क्योंकि इसके लिए हम अलग से एक पूरा व्याख्यान है वो प्रसारित करने जा रहे हैं। साथ ही 1900 से 1915 ईस्वी यानी 1916 ईस्वी जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ, वहां तक के लिए हम अलग से व्याख्यान है वो प्रसारित करने जा रहे हैं। इसके इन सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कभी इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप मेरे से इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।